हेलो एवरीवन। आज है 18 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में अब सितंबर के महीने में 7 प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया गया है। भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, इनके सचिव के रूप में अमित खरे की नियुक्ति की गई। जो ऑस्ट्रेलिया का जीव है कोआला, इसे क्लाइमेडिया बीमारी से बचाने के लिए पहले टीके को मंजूरी दे दी गई है। रिसेंटली दलीप ट्रॉफी 2025 का जीता है सेंट्रल जोन ने। इसका 62 एडिशन था। अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के द्वारा मेल कैटेगरी में मोहम्मद सिराज को, फीमेल कैटेगरी में ऑरला प्रेंडरगॉस्ट को चुना गया है। ये आयरलैंड से है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जो भारतीय महिला टीम ने जीता है, मेडल पूछा जा रहा है तो सिल्वर मेडल इसने जीता है। गोल्ड मेडल ये नाम रहा है चाइना के। नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसे सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय सर्वेश कुशारे बने हैं। 77वें नंबर का प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 में द स्टूडियो कॉमेडी सीरीज ने अब तक सबसे ज्यादा यानी कि 13 अवार्ड जीत करके इतिहास रचा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, जिससे कि जिन जिलों को लाभ होगा ये है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है साउथ कोरिया में आयोजित फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास, इसमें कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि अब आपके एग्जाम का जो पैटर्न है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का, तो उस हिसाब से अब हम करंट अफेयर का थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये साउथ कोरिया में आयोजित किया गया एक सैन्य अभ्यास, नाम यहाँ से नोट डाउन कीजिए, फ्रीडम एज। इसमें ऑप्शन में लिखी 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही, एक नहीं कर रही है। तो जो कर रही है उसके नाम मैंने मेंशन किए। एक तो इसमें अमेरिका पार्टिसिपेट कर रही है, साउथ कोरिया पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें जापान पार्टिसिपेट कर रही है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, कौन सा देश भाग नहीं ले रहा है, तो इसमें सिंगापुर शामिल नहीं है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साउथ कोरिया के जेजू द्वीप के पास एक संयुक्त वायु और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एस की शुरुआत कर दी गई है। 15 से 19 सितंबर तक ये चला, यानी कि कल तक ये और चलेगा। साउथ कोरिया के जेजू द्वीप में जो 3 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान का नाम इसमें शामिल है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की यदि मैं बात करूं तो सिलेनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है। जुलाई स्ट्रॉम अभी रशिया ने होस्ट किया। बोंगो सागर संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। युद्ध अभ्यास अभी अमेरिका ने होस्ट किया है। ये भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है। इसके अलावा कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, संगम, तर्कस भी अभ्यास आप अमेरिका से रिलेट करेंगे। इंदिरा एविया इंदिरा रशिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रेंजेक्स फ्रांस के साथ, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जन वीर गार्जन जीमैक्स जापान के साथ, खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया। टेलिस्मैन सेबर अभ्यास अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच, उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास में अमेरिका और साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया। 1 से 14 सितंबर तक मेघालय की उमरोई में भारत थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज अभ्यास मैत्री का आयोजन किया गया। असम के तिनसुकिया में आरोग्य सेतु अभ्यास आयोजित किया गया। ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास इजिप्ट इसने होस्ट किया। मैत्री अभ्यास का 14th एडिशन यहाँ से मैंने मेंशन कर ही दिया। जापाड अभ्यास, इसके बारे में रिसेंटली हमने करंट अफेयर में देखा था और ये जो जापाड एक्सरसाइज है ये रशिया ने होस्ट करी है। अगला सवाल है किसने उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब यानी कि महिला कैटेगरी में पूछा जा रहा है, किसने जीता है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर जो वैशाली राम बाबू है, इन्होंने उज्बेकिस्तान में आयोजित ये टूर्नामेंट अपने नाम किया महिलाओं की कैटेगरी में। यहाँ पर अनीश गिरी का नाम भी मेंशन है, लेकिन ध्यान दीजिए महिला कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में 4 से 15 सितंबर तक आयोजित किया गया। ये भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है वैशाली राम बाबू, इस टूर्नामेंट में लगातार इनकी दूसरी जीत है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी आप इनके लिए कह सकते हैं। क्वेश्चन है देखिए शतरंज से रिलेटेड। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, इसे या फाइड भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 फॉर्मेशन ईयर है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके जो हेड हैं अर्काडी डोकोरविच हो जाएंगे। इसके अलावा अर्काडी डोकोरविच, इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये भारत के विश्वनाथन आनंद है, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। अब हम यहाँ से
कुछ करंट अफेयर के फैक्ट सिर्फ शतरंज के रिलेट करेंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर है प्रणव वेंकटेश, इन्होंने यूएई में फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम किया। आरनी लोहाटी जो है आरनी लोहाटी देश की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड महिला चेस प्लेयर बनी। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। इस साल भारत शतरंज वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। मेजबान राज्य आप कह सकते हैं गोवा है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन सऊदी अरब ने किया, जिसका खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता। भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। नॉर्वे शतरंज 2025 और फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम दोनों का खिताब नॉर्वे के ही मैग्नस कार्लसन के नाम रहा है। 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट पा इनियान के नाम है। और विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब प्रणव वेंकटेश के नाम रहा है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो ऑप्शन में लिखी कंट्री में से जो नेपाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में भी आप सभी जानते हैं अंतरिम सरकार बनी है, प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की की नियुक्ति की गई। तो सुशीला कार्की की कैबिनेट ने अपना पहला फैसला लिया है, जिसके तहत नेपाल में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया जाएगा। कैबिनेट ने जेनजी प्रदर्शन, अभी क्या है, जनरेशन जेड आप ऐसी पीढ़ी कह सकते हैं मोटे तौर पर, मतलब जिनका जन्म ना 1997 से 2012 1997 से 2012 के बीच जो पैदा हुए हैं, इन्हें हम जेनजी कहेंगे। आप में से काफी सारे स्टूडेंट जेनजी ही होंगे। और इसके अलावा जैसे कि कुछ मिलेनियल भी होते हैं। मिलेनियल किसे कहेंगे? जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है। तो मिलेनियल और जेनजी, ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी कैबिनेट ने जेनजी प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक के दौरान देश भर में आधा झंडा झुकाया जाएगा। नेपाल की यहाँ हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनी है जो सुशीला कार्की है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, राजधानी काठमांडू है। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली, इन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो गठन किया गया था, इसमें नेपाल शामिल है। रुबेला मुक्त घोषित किया गया इसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा। याला ग्लेशियर वाला क्वेश्चन बीपीएससी ने अभी पूछा था रिसेंटली। ये विलुप्ति की कगार पर है। नेपाल जो है, इसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर समझौता किया। पहला जो भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन है काठमांडू ने होस्ट किया। तमुल फेस्टिवल मनाया गया। इसके अलावा चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए इसने कैंपेन चलाया। और पहला जो 3 दिन का अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है, ये भी यहाँ पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाल ही में किसे नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर इसका हो जाएगा सबिता भंडारी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेपाल के राष्ट्रपति जो रामचंद्र पौडेल हैं, इन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता भंडारी को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया है। सबिता भंडारी इस संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की यानी कि नेपाल की पहली महिला बनी है और इन्होंने रमेश बादल का स्थान लिया है। सुशीला कार्की यहाँ की प्रधानमंत्री है। और जया वर्मा सिन्हा जो है ना, ये भारत में यानी कि रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष भी है। हालांकि अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार है। कशिश चौधरी का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कशिश चौधरी वाला फैक्ट हमने कहाँ पढ़ा है? चलिए इसके अलावा और कुछ फैक्ट आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे पहली महिला की बात की जा रही है ना, तो ओवरऑल मैं आपको करंट अफेयर बता देती हूँ। पहली महिला हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है। पहली बात तो कशिश चौधरी ऑप्शन में है, जो कि बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त की है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का प्रतिष्ठित ऑरेंज जॉन्टी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला अन्नपूर्णा रॉय बनी। दिव्या देशमुख वाला फैक्ट जस्ट हमने देखा है। पॉलीग्राफ मैजिक स्कल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली बनी। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट है आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर है। बिहार की विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव अंजू राठी राणा। राष्ट्रमंडल में महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी जो बनी है सरली बोचवे बनी है। सुशांत ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त की गई। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सीआईएसएफ की पहली मतलब जो महिला अधिकारी बनी गीता समोता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड बनी क्रिस्टी कॉन्वेंटी, जिम्बाब्वे से है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की महासचिव है शेखा नासिर। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में यशस्वी सोलंकी की नियुक्ति की गई।
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। सवाल नंबर है 5वां, किस किसे विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो कार्लोस फेलिप जेरामिलो है, ये पूर्वी एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। 15 सितंबर से इनकी नियुक्ति प्रभावी हुई है और स्थानीय यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये नियुक्ति है। यदि मैं बात करूं यहाँ से वर्ल्ड बैंक की, इसका फॉर्मेशन ईयर 1944 है। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। इसके जो एमडी हैं, देखिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है, हेड, ये अजय बंगा हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक में जो सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये हो जाएंगे आपकी अंशुला कांत। अंशुला कांत ये भी भारतीय मूल की हैं। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के हेड है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी हो जाएंगी। सवाल 6वां है, किस देश में पैसिफिक रीच 2025 सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो पैसिफिक रीच 2025 अभ्यास सिंगापुर में शुरू किया गया, जिसमें कि भारतीय नौसेना का जो जहाज है आईएनएस निस्तार और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ने पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये पनडुब्बी बचाव प्रणालियों के अंतर संचालन की क्षमता को बढ़ावा देने के पर्पज से दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया जा रहा है। अब स्टेटमेंट बेस मैंने फैक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि अभ्यास का नाम है पैसिफिक रीच अभ्यास। आयोजन कहाँ हो रहा है, स्थान क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रतिभागी क्या है और मुख्य भागीदार कौन है भारत की तरफ से, ये सब कुछ यहाँ से मेंशन मैंने कर दिया है। सेम उसी पैटर्न में जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर ए। आनंद कुमार वेलकुमार ने चाइना में स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। 22 वर्षीय जो आनंद कुमार है, इन्होंने सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट का खिताब जीता और स्पीड स्केटिंग में पहले भारतीय विश्व चैंपियन बने हैं। देखिए यहाँ पर ये जो गेम है, ये है स्केटिंग का। स्केटिंग आप लोगों ने खेली होगी, ये कैसा गेम है, ये देखिए, ये है स्केटिंग। ये चके वाले शूज, इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो यही आपका स्केटिंग है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले भारतीय बने हैं। तो सिर्फ स्पोर्ट्स के फैक्ट हम देखेंगे, पहले भारतीय जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जैसे कि कल के दिन हमने देखा था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय सर्वेश खुसारे बने। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नम्रता बत्रा हैं। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल। दिव्या देशमुख वाला फैक्ट आज हमने 2 बार देखा है। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। यूएस ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी हैं। भारत की सबसे कम उम्र की फाइट रेटेड शतरंज खिलाड़ी आर्यनी लोहाटी है। पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर हो जाएंगे। सवाल 8वां है, किस देश में लगातार 55वें साल आबादी का जो अनुपात है, आबादी के अनुपात में शतायु लोगों का रिकॉर्ड बना। शतायु यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। आंसर इसका हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो जापान में करीब 1 लाख लोगों ने 100 साल से ज्यादा की उम्र कंप्लीट कर ली है, जहां महिला और पुरुषों को मिलाकर के कुल 99,763 बुजुर्ग ये 100 साल की उम्र अपनी पूरी कर चुके हैं। 88% महिलाएं हैं। जापान में 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है। इस दिन जापानीज प्रधानमंत्री 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बधाई पत्र और चांदी का गिलास देते हैं। लगातार 55वें साल आबादी के अनुपात में शतायु लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पर बना है और शतायु लोगों की संख्या जापान की कुल आबादी का 0.81% यानी कि 12.4 करोड़ ये है। हालांकि अगर सिर्फ संख्या में कहेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा करीब 2.5 लोग शतायु हैं। इतनी बड़ी आबादी है देश की अपने, यानी कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बावजूद यहाँ पर आप कह सकते हैं 2.5 लाख लोग ही हैं जिन्होंने 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। अब देखिए
जापान के लोग क्यों इतना ज़्यादा जीते हैं? क्योंकि एवरेज यहाँ पर जो जीने का उम्र है, एवरेज एक इंसान 80 से 85 साल जी कर ही जाता है। ऐसा क्या है? देखिए, आप लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, किताब का नाम इकिगाई है। इस समय मैं ये किताब पढ़ रही हूँ और जान कर के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी होती है। मतलब पढ़ने के अलावा कभी कुछ शौक यदि आप पालें, तो किताब पढ़ने में इंटरेस्ट रखें, तो इकिगाई किताब मेरे कहे अनुसार ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें जापानीज़ लोग का क्या रूटीन रहता है, क्या ये खाते हैं, क्या ये पीते हैं, जीवन शैली क्या है, पूरी तरीके से बताया गया है, इसलिए ज़्यादा जी पाते हैं। यहाँ से जापान के बारे में बात करूँ, कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है। प्रधानमंत्री शिgeru इज़ुबा ने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। माउंट शिनमोए में अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। हिरोमाशा उराकावा एक जापानीज मुक्केबाज जिनका निधन हुआ। स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है, जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब लॉन्च किया। जापान को पीछे छोड़ करके जो भारत है, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये जापान है। एक्सरसाइज जो भारत की जापान के साथ होती है, क्वेश्चन 1 में हमने देखी है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और जो जापान का कोस्टल गार्ड है, इसने चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका कोड नाम है जामाता, जापानीज लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है बाद में मिलते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 4 द्वीप हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो होंशु, होंशु द्वीप पर ही इसकी कैपिटल टोक्यो है। फिर है क्यूशु, फिर है सिकोकू और एक हो जाएगा यहाँ पर हकाइडो। नेक्स्ट यदि हम चले, आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर है? तो भारत की जो स्मृति मंधाना है, आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर बनी हुई हैं। यहाँ से यदि मैं बात करूं आईसीसी की, फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह हेड है, सीईओ रिसेंटली संजोग गुप्ता बने हैं। अभी हमने देखा कि अगस्त के महीने में जिस भारतीय क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है आईसीसी ने मेल कैटेगरी में, ये मोहम्मद सिराज है। इसने विल टू विन कैंपेन की शुरुआत करी। इस साल साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी एमएस धोनी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत है। रिसेंटली सौरव गांगुली को वापस से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर कौन बना है? तो अभी हाल ही में देखिए, जो अपोलो टायर्स है, ये बीसीसीआई का ऑफिशियली अब नया स्पॉन्सर बन गया है। और ये करार जो है, ये 2028 तक चलने जा रहा है अपोलो टायर्स के साथ। इस दौरान जो भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम है, इनकी जर्सी पर यानी कि सभी फॉर्मेट में अपोलो टायर्स का ही लोगो दिखाई देगा। ये समझौता ड्रीम 11 की जगह लेगा, जो अब तक टीम इंडिया का मेन स्पॉन्सर था। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, वानखेड़े स्टेडियम में। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे रोजर बिन्नी। आगे यदि हम चलें, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली राजधानी दिल्ली में किया गया है और इस बार की थीम है वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। कृषि किसान कल्याण मंत्री है कौन? शिवराज सिंह चौहान है। तो दिल्ली के करंट अफेयर यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री तो यहाँ की रेखा गुप्ता है। 27वां सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया। भारतीय इनिशिएट की शुरुआत यहीं की गई। इसके अलावा देश की पहली स्वदेशी चिप यहाँ पर लॉन्च की गई, जिसका नाम है विक्रम। नेम यहाँ से याद रखें, विक्रम। ये दिल्ली में ही लॉन्च की गई थी, क्योंकि दिल्ली में रिसेंटली सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर दिल्ली होस्ट करेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ओस्लो, ओस्लो क्या है? नॉर्वे की कैपिटल। इसके साथ भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन में एक समझौता किया है। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा को बनाया गया। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान यहाँ पर हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। हैंडलूम डे यानी कि हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनी जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन यहीं पर किया है। पुणे में हेलीकॉप्टर समिट आयोजित की गई। मुंबई में वेव्स समिट पहली बार। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई। थाईलैंड की ओपल सुचाता विजेता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ रुपए की सेक्स सॉर्टेड सीवन सुविधा का उद्घाटन किया? तो रिसेंटली उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार के पूर्णिया में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सेक्स सॉर्टेड सीमेन, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सेक्स सॉर्टेड सीमन ये कृत्रिम गर्भाधान यानी कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है ना, मैं यहाँ इंग्लिश में मेंशन भी कर देती हूँ। मैं हिंदी में कह रही हूँ कृत्रिम गर्भाधान, इंग्लिश में कहेंगे तो आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान की एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत जो सीमन है ना इसकी सॉर्टिंग करके इसमें से जो मेल मेल यानी कि आप इसे वाई क्रोमोसोम कह सकते हैं। मेल क्रोमोसोम को अलग करके केवल फीमेल क्रोमोसोम यानी कि केवल एक्स क्रोमोसोम को रखा जाता है, जिससे कृत्रिम गर्भाधान करने के उपरांत इससे केवल बच्चियां ही पैदा होती हैं, है ना? ये इसका मतलब हुआ। अब इस सुविधा का उद्घाटन रिसेंटली कर दिया गया है पूर्णिया में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उद्घाटन तो किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कहा किया है पूर्णिया में, कितनी लागत से, तो 10 करोड़ की लागत से। तो यह जो केंद्र है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट बेस आप पढ़ते चलेंगे। इसकी क्षमता हर साल 5 लाख खुराकें तैयार करने की है। पूर्णिया सीमन स्टेशन की स्थापना 84.27 करोड़ की केंद्रीय सहायता से की गई है। ये देश की सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेशन है और पूर्वी और उत्तर पूर्व का पहला अत्याधुनिक सीमन केंद्र है। यहाँ से एक पॉइंट आप नोट करें। यहाँ मैंने बताया कि ये केंद्र राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बना है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है क्या? इसे वर्ष 2014 में मछली पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस पर्पज से? इसका उद्देश्य है स्वदेशी गौवंशी नस्लों का विकास करना तथा इन्हें संरक्षण प्रदान करना। इसे पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए और यदि इजी करूँ ना, तो सेक्स सॉर्टेड सीमन एक प्रकार का विशेष सीमन आप कह सकते हैं, जिसमें कि लिंग निर्धारण करने वाले जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, लिंग निर्धारण यानी कि बछड़ा होगा या बच्चियाँ होगी, यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम की मैं बात कर रही हूँ। तो इन्हें प्रयोगशाला टेक्नोलॉजी द्वारा अलग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया का उद्देश्य है जो कृत्रिम गर्भाधान है, इसके माध्यम से एक विशिष्ट लिंग के पशु को पैदा करने की संभावना बढ़ाना। जैसे कि मादा बछिया पैदा होने की संभावना इसमें 85 से 90% तक हो जाती है। अब देखिए, मादा बछिया पैदा होंगी तो ऑब्वियसली कि इसमें फिर आगे बछड़े बढ़ते जाएंगे। पैदा करने वाली तो मादा ही है, इसलिए इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये पहल है, आप कह सकते हैं। ऑप्शन में जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सभी बिहार के ही जिलों के नाम हैं। जैसे कि दरभंगा में एम्स की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखी। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। पटना से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण को हरी झंडी इन्हीं के द्वारा दिखाई गई। पटना से थोड़ी दूर के पास स्थित है बेहटा। बेहटा में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बनने जा रहा है। मैंने कल आपसे पूछा था किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? आंसर था इसका इथियोपिया। आज का सवाल है 102 वर्षीय कोकीसी अकुजावा ये किस कंट्री से संबंधित हैं, जो कि जापान की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी जिसका नाम है माउंट फिजी, इस पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।